अब स्क्रीन शो हो रही है, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। स्क्रीन से हो रही है। ओके, देन नाउ वी स्टार्ट अवर द क्लास रिगार्डिंग द लॉ ऑफ टॉट। अभी तक हमने डेफिनेशन पार्ट देखा है इसका, इसेंशियल्स ऑफ द टॉट देखा, कुछ हमने थ्योरीज देखी कि इट इज़ अ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स, विनफील्ड और सालमंड की पिजन होल थ्योरी हमने सालमंड की समझी। उसके बाद हमने इसके इसेंशियल्स एंड डिफेंसेस कवर करे। अब हम इसमें अंदर आई थिंक न्यू से नेग्लिजेंस, आई थिंक हाँ नेग्लिजेंस भी हमने लगभग लगभग कवर कर लिया था। अब बाकी की जो कुछ टॉटियस अफेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने बताया कि इंडिया में स्पेशली जो टॉटियस अफेंसेस थे वो हमने अदर अदर लॉज में कवर कर दिए, चाहे वो बीएनएस के अंदर कवर हो रहे हों, चाहे वो कोई मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू हमने कवर करे हों, चाहे कंज्यूमर एक्ट के थ्रू हमने कवर करें। तो सो मैनी न्यूमरस एक्ट वी क्रिएट रिगार्डिंग द डिफरेंट डिफरेंट टॉटियस लॉ। हमने टॉट को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करा। इसके अलावा भी हम जो कुछ चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देखो गिरता है। लगभग लगभग यूके की कॉपी है, या फिर मैं कॉपी भी ना कहूँ, देखो सारा लॉ टॉट इज कम्प्लीटली अबाउट द वे द सिचुएशन देट द वैकेंट ऑफ लॉ। जहाँ पे लॉ अवेलेबल नहीं है वहाँ टॉट है। और टॉट कुछ नहीं है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, गुड कंसाइंस, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इन सब प्रिंसिपल से, नेचुरल जस्टिस, इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड लॉ है। जहाँ पे हमें कोई और लॉ अप्लाई नहीं मिलता और राइट का इन्फ्रिंजमेंट भी हो रहा है, रेमेडी कहीं अवेलेबल नहीं है, देन वी विल अप्लाई द टॉट। और टॉट इज समहाउ बी अ एरिया ऑफ अ जुडिशियल एक्टिविज्म। एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का पैराडाइम है टॉट। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया टॉर्टियस ऑफेंस है न्यूसेंस। न्यूसेंस सिंपल इज लाइक टू बी अनॉय समवन, टू बी मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन। किस कोई भी चीज़ हम ऐसी करना जिससे आपके राइट के एंजॉयमेंट की वजह से दूसरे के राइट इन्फ्रिंज हो, या फिर दूसरा कोई व्यक्ति अपने राइट को अप्रोप्रिएटली एंजॉय ना कर पाए। दैट इज अ थिंग अबाउट द न्यूसेंस। यू क्रिएट दैट टाइप ऑफ अनवांटेड सर्कमस्टांसेस फॉर द अनदर वन, ड्यू टू दैट ही कैन नॉट बी इंजॉय दिस राइट। अब वो राइट चाहे आपके लैंड से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे कन्वीनियंस से रिलेटेड हो, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, कोई भी राइट हो, हाँ जी सर। आपका कोई भी राइट अगर आप उसकी इंजॉयमेंट की वजह, किसी और के राइट के इन्फोर्समेंट की वजह से आप अपने राइट को इंजॉय नहीं कर पा रहे, दैट इज अ ऑफेंस ऑफ अ न्यूसेंस। ये प्राइमरली न्यूसेंस के बारे में है। दो तरीके की न्यूसेंस होंगे, पब्लिक और प्राइवेट। अब न्यूसेंस आप थोड़ा सा ये समझना कि जो हमने न्यूसेंस क्रिएट करा वो जनरल एट लार्ज को इफेक्ट करेगा। हाँ जी जनरली सर। तो जब वो लोगों को इफेक्ट करेगा तभी वो ऑफेंस है। लेकिन पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में बस फर्क इतना है, जहां पे पब्लिक एट लार्ज विक्टिम क्रिएट हो रही है, विक्टिमटाइज हो रही है, वो तो हाँ जी पब्लिक सर। न्यूसेंस हो गया। जहां पे एक इंडिविजुअल विक्टिम बन गया, जैसे कि सपोज आप घर में तेज आवाज में, साउंड में, तेज साउंड में गाने सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एक पर्टिकुलर नेबर कंप्लेंट कर देता है कि भाई मुझे सोने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि दिक्कत काफी सारे लोगों को हो रही थी, लेकिन उनको इतनी नहीं हुई, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। तो अगर किसी ने पर्सनली आपके खिलाफ क्लेम करता है, कोई रॉन्ग डू आपके खिलाफ क्लेम करता है, डैमेजेस क्लेम करता है, देन ही इट विल बी द प्राइवेट न्यूसेंस। अगर काफी सारे लोग कंसेंट में आके आपके खिलाफ डैमेजेस क्लेम करते हैं, दैट इज अ पब्लिक न्यूसेंस। क्योंकि हाँ जी अगर सर। न्यूसेंस को मेरे हिसाब से जनरली देखा जाए, आई डोंट थिंक दैट इट कैन बी बाइफरकेट बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक। आपका इफेक्ट तो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करेगा, लेकिन उसमें विक्टिमटाइज कौन है, कौन लीगल एक्शन क्लेम करता है, कौन इनिशिएटिव लेता है, उस बेसिस पे प्राइवेट और पब्लिक कह सकते हैं समहाउ। फिर भी थोड़ा बहुत इनमें हम डिफरेंस ये समझेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस इज द कॉमन न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस द टॉट ऑफ न्यूसेंस। इस लाइन से थोड़ा सा बात आप ये समझना कि इंडिया में हमने कॉमन न्यूसेंस अपने आईपीसी और सीआरपीसी में कवर कर रखे हैं, और वहीं जहां हम बात कर रहे हैं प्राइवेट न्यूसेंस की, दैट इज कवर्ड बाय द लॉ ऑफ टॉट। कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं। आईपीसी में हम न्यूसेंस का अलग से चैप्टर देखते हैं, सीआरपीसी में 133 टू 144 आपके पास अलग से सेक्शंस हैं। तो हाँ जी सर। वो पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहे हैं। प्राइवेट न्यूसेंस जिसमें पर्सनल बंदा आपकी वजह से कोई उसके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उसकी कन्वीनियंसी में दिक्कत आ रही है, तो दैट इट विल बी आल्सो द न्यूसेंस। अब इन सारे, हाँ एक चीज़ और है कि इन टॉर्टियस ऑफेंसेस में हमारा प्राइम मोटिव होगा कि कंसेप्ट समझना और केसेस को मेमोराइज करना।
थोड़ी थोड़ी हम स्टोरी केसेस की समझाते चलेंगे, तो उस बेसिस से आपको केस मेमोराइज करनी है। जैसे कि रोज वर्सेस मिल्स का जो पहला केस है, ये सिंपली एक बोट केस था कि जैसे कि एक व्यक्ति था और ये नदी आ रही है और इसने अपनी बोट जो थी वो पैसेज में इस तरीके से लगा दी कि बाकी जो बोट्स आ रही थी उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो गया और उन बोट्स वालों को यहाँ पे अपनी बोट पार करनी पड़ेगी और जो सामान था वो यहीं उतारना पड़ गया, जबकि वो जो प्लेस ऑक्यूपाइड प्लेस था वो ये था। तो इससे पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट हुआ, दैट इज बी द केसेस ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस। गेट इट? अब पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए या फिर पब्लिक न्यूसेंस के ऑफेंस को प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रूव द सम ऑफ द पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। आपने जो इंटरफेरेंस किया, आपने जो किसी के राइट को इन्फ्रिंज किया, किसी के राइट को ट्रेस पास करा, वो अनरीजनेबल हो, उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न या फिर कोई लॉजिकल रीज़न ना हो कि आपके पास कोई अथॉरिटी, कोई प्रिविलेजेस, इस टाइप का कोई बेसिक कॉज नहीं हो जिस वजह से आपने करा। आपके पास कंप्लीटली अनरीजनेबल यू इंटरफेयर इन द राइट ऑफ द समवन अदर्स। इन अ जे चंद्रकृष्ण वर्सेस वेटी केस वन इज अ केस इन विच द पर्सन यूज देयर मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना एक, तो एक व्यक्ति ने अपने घर का मीटर फोर्सफुली दूसरे व्यक्ति के वॉल पे लगवा दिया, जिसकी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, कंस्ट्रक्शन वगैरह करने में आगे उसको दिक्कत आ रही थी, और दैट विल बी द कोर्ट डीम्ड इट्स अ कंप्लीटली अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। ये व्यक्ति अपने घर की वॉल पे भी लगवा सकता था, अपने प्रीमाइसेस में भी लगवा सकता था, बट अननेसेसरी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज ही यूज्ड द वॉल ऑफ द अनदर वन, व्हिच इज द कंप्लीटली अ केस ऑफ अ न्यूसेंस। गेट इट? अब जब आपने अनरीजनेबल इंटरफेरेंस की बात करी तो दूसरी बात आपकी ये आएगी कि सेंसिटिवनेस ऑफ द प्लेंटिफ ना हो। कि एक होता है कि मैंने कोई चीज़ यूज करी जिसकी वजह से दूसरे को इनकन्वीनियंसी फील हो रही है, अनकन्वीनियंसी फील हो रही है। एक होता है कि मेरा जो एक्ट था वो इतना ब्रॉड नहीं था कि किसी को अनकन्वीनियंसी हो जाए, कोई इनकन्वीनियंट फील करे उसके अंदर। आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए या फिर आपकी अंदर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आप ज़्यादा सेंसिटिव फील कर गए। जैसे कि हेथ वर्सेस मेयर ब्रिंटन वाले केस में क्या हुआ कि एक चर्च थी, चर्च का साइन ऐसे बना देते, यहाँ पे एक चर्च थी और यहाँ पे एक बंदे की कंपनी थी। अब इस कंपनी में कोई सिक्योरिटी अलार्म टाइप था, कोई बेल टाइप थी जो पर्टिकुलर आवर्स या पर्टिकुलर क्वार्टरली वो दिन में 2 या 3 बार वो बजा करती थी। और चर्च वाले ने कहा कि यार इससे ना न्यूसेंस क्रिएट हो रही है और हमें अपनी वर्शिप या कोई भी एक्टिविटी में हमें दिक्कत हो रही है। तब कोर्ट ने माना कि यार जो बजरिंग साउंड इनका है, जो बेल साउंड है, बट दैट नॉट मच कॉज न्यूसेंस टू द एनीवन। उसकी इतनी ज़्यादा भी साउंड नहीं है कि ये कोई न्यूसेंस क्रिएट हो, और वो कंटिन्यूस में भी नहीं बज। आवाज़ अब क्लियर है? नाउ चेक इट, इट्स अ क्लियर नाउ। आ रही है आपको आवाज? व्हाट हैपेंड? अब आवाज क्लियर हो रही है आपको? अब तो आ रही है सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं बस ये बता रहा था कि इस वाले केस में एक चर्च था, उसकी साइड में एक कंपनी थी, तो कंपनी का एक बजर सिस्टम था जो क्वार्टरली या फिर टाइमली 2 दिन में 2 या 3 बार बजा करता था। तो चर्च वालों ने उन पे केस करा कि दैट कॉज द न्यूसेंस विद अस एंड इट विल बिकम द इनकन्वीनियंट फॉर डूइंग आवर प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कोर्ट ने माना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बजरिंग साउंड है वो इतनी मैसिव साउंड नहीं है कि जिससे चर्च की एक्टिविटीज़ में कोई दिक्कत आए। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना कि वो जो साउंड है वो कंटिन्यूसली भी प्ले नहीं हो रही, स्पेसिफिक टाइम में हो रही है, और उसकी इतनी ज़्यादा ग्रीवेंसी भी नहीं है कि आप ये कहें कि भाई इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ केस ऑफ द न्यूसेंस। आप अल्ट्रा सेंसिटिव हैं, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, सेंसिटिवनेस आपके अंदर ज़्यादा है जो कि ऑर्डिनरी पर्सन के अंदर नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन को उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको अननेसेसरी इफेक्ट हो रहा है। गेट इट? थर्ड थिंग इज अबाउट द कंटिन्यूअस रॉन्ग। A nuisance is about the thing which are continuously occurred with you। कोई समटाइम कोई एक्ट होता है या फिर कोई जैसे सडन कुछ किसी ने कुछ करा और फिर उसने वो पैक कर लिया, वो न्यूसेंस नहीं है। आपका राइट रोजाना इन्फ्रिंज हो रहा है या फिर दिन में एक बार इन्फ्रिंज हो रहा है या फिर कुछ ज़्यादा टाइम तक इन्फ्रिंज हो गया, आपको कुछ डैमेजेस हुई, इस तरीके की कंडीशंस में ही आप क्लेम कर सकते हैं न्यूसेंस का। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई सडन एक माइक टेस्टिंग के लिए कुछ यूज़ करा और फिर बाद में उसने पैक कर दिया और आप ये कहेंगे जी हमें तो न्यूसेंस हो गया। दैट्स इज नॉट द राइट वे।
डॉलमन वर्सेस हिलमैन लिमिटेड के केस में क्या हुआ कि देयर इज अ सिंपली अ शॉप, मीट शॉप, एक मीट शॉप थी, उन्होंने कुछ पीस ऑफ मीट, मतलब एक पीस बाहर फेंक दिया या फिर गलती से फेंक गया जो भी है, और एक बंदा आया और उससे वो स्लिप कर गया, या फिर जो उनके वो दुकान पे जा रहा था वहां से वो स्लिप कर गया, देन ही क्लेम डैमेजेस फ्रॉम हिम कि दे उन्होंने गलत करा। तब वहां पे कोर्ट ने माना कि भाई वो वन टाइम मिस्टेक थी, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मिस्टेक, ना तो ये इंटेंशनली था और ना ही ये कंटिन्यूसली वर्क था। ऐसा नहीं था कि वो शॉप के मालिक रोजाना वहीं फेंकते थे या फिर वो उनका वो कस्टम बना रखा था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स जस्ट अ थिंक ऑफ अ मिस्टेक। न्यूसेंस का जो लॉ चल रहा है ना, मैं आपको बताऊं, टॉड जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही क्रिमिनेटिव है हमारी सोसाइटी के साथ। हम तो राइट्स के प्रति कम अवेयर हैं और भारत में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लेकिन फॉरेन में जब छोटी छोटी बातों पे केसेस होते हैं ना, वहाँ ये बात एक टॉट ज़्यादा मैसिव रोल प्ले करती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ तो लिखा नहीं जा सकता, ये सारी छोटी छोटी बातें, तो कोर्ट को एक फ्री हैंड दिया जाता है कि भाई लॉ ऑफ टॉट अपनाओ और अपने हिसाब से डैमेजेस पास करो। ठीक है, सो 2-3 थिंग्स वी रीड रिगार्डिंग द न्यूसेंस। पहले तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ना हो, और इंटरफेरेंस हो रही हो तो ऐसा ना हो कि प्लेंटिव ज़्यादा सेंसिटिव हो और कंटिन्यूस रॉन्ग हो तभी टॉट होगी। ऐसा नहीं कि वन टाइम या सम ड्यू टू द मिस्टेक सम कोई एक्ट हो रहा है उसके ऊपर आप डैमेजेस क्लेम कर दें। फोर्थ थिंग इज अबाउट द मेलिस। मेलिस मीन्स अ इंटेंशन। whenever you make a claim of the nuisance, you have to be prove that there should be a intention behind doing that act. उसने इंटेंशनली ऐसा करा, उसकी मेंसरिया थी, गिल्टी माइंड था उसके अंदर, इसलिए उसने ये एक्ट कॉज करा। एक्ट से डैमेजेस हुई वो तो कंफर्म है ही, लेकिन उनके साथ इंटेंशन प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। जैसे क्रिस्टी वर्सेस डेवी के केस में क्या हुआ, देयर इज अ टीचर, ट्यूटर, सिंगिंग ट्यूटर था जो गाने वगैरह सिखाते थे। अब वो इंटेंशनली लाउड साउंड में म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे और ड्रम वगैरह प्ले कर रहे थे अननेसेसरी टू मेक द इनकन्वीनियंट टू द देयर नेबर्स। तो उनकी इंटेंशन थी। जब कोर्ट ने उस केस को समझा और फैक्ट्स को देखा तो उन्होंने माना कि जो साउंड नॉर्मल क्रिएट करनी चाहिए थी एज अ ट्यूटर, आप उससे ज़्यादा मैसिव साउंड क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, and your intention is clearly show from your act that you are making all that thing to create a nuisance with their neighbors. That's why the court says that you will be liable for the damages. So whenever you want to be proved the concept of the nuisance, you have to be proved the intention of the wrongdoer. wrongdoer intentionally वो work कर रहा हो। get it? अब यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें हुई कि भैया आपने अनरीजनेबल इंटरफेरेंस करा, आपकी इंटेंशन थी भी थी, प्लेंटिव भी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और कंटिन्यूस रॉन्ग भी था आपका। अब नाउ वी कम अबाउट द डैमेजेस, कि डैमेजेस भी तो हो, आपकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी जरूर कॉज हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मली आए और न्यूसेंस क्रिएट हुई, आपने हमने कोर्ट ने ये भी देखा कि एक्ट भी था, इंटेंशन भी थी, लेकिन कोई भी इंजरी क्रिएट नहीं हुई आपकी प्रॉपर्टी को, देन नो न्यूसेंस विल बी अकर्ड। तब एज सच कोई न्यूसेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि रिलीफ तो डैमेजेस में मिलनी है। सेम थिंग वाज हेल्ड इन द हेलेन स्मेल्टिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस टिपिंग। इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूम्स रेस्ट्रिक्ट आउट करती थी, उससे यहाँ से कुछ फ्यूम्स या कुछ ऐसा केमिकल बाहर निकलता था जो दूसरे व्यक्ति के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा था। सो दैट पर्सन क्लेम अ डैमेजेस फ्रॉम हिम कि आपके यहाँ से जो फ्यूम निकलता है दैट कॉज द इंजरी एंड डैमेजेस टू माई ट्रीज एंड यू हैव टू बी आइदर टू रेस्ट्रिक्ट दैट फ्यूम और टू बी पे द डैमेजेस टू मी। सिंपल इज दैट। ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रूव द इंजरी टू योर प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टी को इंजरी हुई तो कुछ डैमेजेस हो, जो फेवर से प्रेटेंस के केस में रहा कि यू हैव टू बी प्रूव द डैमेजेस, और डैमेजेस जो हैं जो एक्चुअल लॉस हो। एक्चुअल लॉस इन द सेंस आइदर भी मॉनेटरी लॉस हो रहा है, कोई आपको कोई मेंटल ट्रॉमा आपको फील करना पड़ रहा है, कोई हेल्थ की रिगार्डिंग लॉस हो रहा है, या फिर फिजिकल इनकन्वीनियंस हो रहा है। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से अभी हम आगे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का, अभी पहले भी हमने एक बार डिस्कस करा था, आगे और डीप में करेंगे कि ऐसा ना हो कि आपने एक्ट कुछ और करा है, लॉस कुछ और हुआ है, उनके बीच में रिलेशन ही नहीं आ रहा, रिलेटिव और एक्चुअल लॉस हो। दूसरा, जो लॉस हुआ है वो सच में आपके लिए सम ऑफ द लॉस ऑफ द समथिंग है, यू एक्चुअली रॉन्गफुल लॉस टू समवन,
ऐसा ना हो कि बस नॉर्मली कोई नॉमिनल आप ये कह रहे हैं कि यार उसकी वजह से ना मैं रात को परेशान रहा थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए बस मेरी नींद खुली और फिर मैं सो गया, तो वो लॉस नहीं है। हाँ जी ठीक सर। है, नाउ वी कम टू द लास्ट थिंग इज अबाउट द डिफेंस टू द न्यूसेंस। तो न्यूसेंस के पहले हम एक बार फिर से क्लॉज देख लेते हैं। सॉरी। सबसे पहले अनरीजनेबल इंटरफेरेंस रहा। जब आपने इंटरफेयर करा तो प्लेंटिव अल्ट्रा सेंसिटिव भी नहीं था और आपने कंटिन्यूस रॉन्ग भी करा, इंटेंशनली करा और उसको डैमेजेस पहुंचाई। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू बी प्रूव्ड विद द न्यूसेंस। नाउ द डिफेंस आर कम विद ओनली द टू डिफेंस। फर्स्ट ऑफ देयर द प्रेस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट न्यूसेंस एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। दो बातें इन्होंने कही कि आपको वो राइट है वो न्यूसेंस करने का। इसका मतलब ये है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं उसका आपके पास कंप्लीटली राइट है। जैसे कि लाउड साउंड में म्यूजिक प्ले करना, इट्स अ रूल रिगार्डिंग द अर्बन सिटीज दैट यू कैन प्ले द म्यूजिक ऑन अ लाउड साउंड इज ऑन अ स्पेसिफिक साउंड टिल 10 AM, सॉरी 10 PM। 10 बजे तक आप शादियों में और अपने फंक्शंस में एक लिमिटेड या फिर एक स्मॉल लाउड साउंड में आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इट मीन्स यू हैव द प्रेस्क्रिप्टिव राइट, मैनिफेस्टेड यू हैव द राइट रिगार्डिंग विद दैट। तो अगर कोई ऐसा राइट अवेलेबल है देन यू कैन बी डेफिनेटली एंजॉय इट एंड नो वन कैन बी रेस्ट्रिक्ट टू यू। एंड सेकेंड थिंग्स अबाउट द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये हमने पहले भी जाना है कि स्टैट्यूट्स को और गवर्नमेंट को हैव द कंप्लीट इम्यूनिटी रिगार्डिंग द केस ऑफ टॉर्ट। उनके पास सारी इम्यूनिटी है, चाहे वो न्यूसेंस का केस हो या फिर किसी और अदर टॉर्टिस लाइबिलिटी का केस हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेल कंस्ट्रक्शन होती है हाँ जी तो रेलवे लाइन के पास काफ़ी हाउसेस भी होते हैं और काफ़ी कंपनीज वगैरह भी, कॉरपोरेट्स भी होते हैं। तो जब रेलवे बनती है तो उसकी वजह से देखो न्यूसेंस क्रिएट होता है, साउंड होती है। इवन जो रेल के पास जो घर होते हैं उनकी बिल्डिंग क्वालिटी भी डिक्रीज होती रहती है रेल की वजह से। तो उस सिचुएशन में रेलवे ने कहा कि भाई जब आपने घर बनाया आपको पता थी यहाँ रेलवे है, तो वाई यू कंस्ट्रक्ट द हाउस नियर टू द रेलवे लाइंस। इट्स ऑलरेडी एक्सप्रेसिव थिंक कि ऐसा तो है नहीं कि हमने छुपाया फिर कुछ और करा। और स्टैट्यूट्स को इसके रिगार्डिंग इम्यूनिटी भी है, तो उस रिगार्डिंग आप रेलवे के खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। गेट इट? हाँ जी सर। So that is the thing regarding the nuisance. Now we come over the second thought regarding the trespass. Trespass India में especially covered with the BNS in 339 and so many other sections. कि और trespass जो है मैं अगर आपको बताऊं तो दो चीज़ों के लिए हो सकता है, एक तो प्रॉपर्टी के लिए हाँ जी सर। और एक कैटल के लिए। प्रॉपर्टी इज रिगार्डिंग आई कैन बी सी लाइक दैट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आपके कोई प्लॉट में, आपके कोई ऑफिस में, आपके हाउस ट्रेसपास कर रहा है। कैटल इज लाइक द मूवेबल थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, कोई आपकी बाइक है, कार है, उसके रिगार्डिंग कोई आपका ट्रेसपास कर रहा है। आपकी कोई मूवेबल थिंग्स है उसको वो इस तरीके से यूज करने लगा या फिर आपको रेस्ट्रिक्ट करने लगा उसके यूज के लिए, दैट इज आल्सो बी कम अंडर द केस ऑफ द ट्रेसपास ऑफ कैटल। तो trespass primarily is done by the direct physical interference with the plaintiff possession of land and some other material or tangible objects। किसी भी तरीके से, तरीके हम आगे देखेंगे बैटरी और असॉल्ट के रूप में, किसी भी मीन्स के थ्रू अगर आप प्लेंटिफ की लैंड में या उसके ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इंटरफेरेंस करते हो, दैट विल बी कॉज द ऑफेंस ऑफ द ट्रेसपास। यू आर कम विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर देखो प्लेंटिफ की कंसेंट है, वो आपको अलाउ कर रहा है, देन देयर इज नो ऑफेंस टिल देयर। But if there is without his consent you interfere and you restrict to the enjoyment of his right, then you will be liable for the trespass. Get it? Now the cases now the thing how to be you doing the trespass is the battery and assault. These are the separate tort also. Battery और assault आपका trespass का mode and medium भी हो सकता है और एक separate tort भी है। Battery simple is like that whenever you use the force against the someone, फिजिकली फोर्स, आप किसी को टच करके अगर उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, इंजरी को पहुंचा रहे हैं, दैट इज द ऑफेंस ऑफ द सॉरी बैटरी। और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, आपके पास कोई राइट नहीं है, आप कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई पर्सपेक्टिव फॉलोअर्स नहीं है जिसकी वजह से आप ये राइट आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं। Without any reason, if you harm to someone with a physical force, that is become under the battery. On the other hand, assault is like a apprehension in the mind of a claimant
दैट यू विल बी यूज फोर्स अगेंस्ट हिम। किसी व्यक्ति के दिमाग में खाली ऐसी चीजें पैदा कर देना कि आप उसके खिलाफ कोई फोर्स यूज करने वाले हैं, दैट इज द असॉल्ट। आप यूज नहीं कर रहे, यू जस्ट मेक अ एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ दैट गाय। Okay, that is the assault, and by virtue of in two modes, if you committed the interference of the property of the someone, that is the trespass. Okay, so the two thing is required with the battery: use of force and without lawful justification, and with the assault you have to just create the apprehension in the mind of two that you will be intent to harm someone. You just make a apprehension. If you touch the body of the another one, you make the harm, actual harm to that guy, that will be convert to the battery. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं असॉल्ट ही बाद में बैटरी बन जाता है। ठीक है, okay, now we come with the false imprisonment. Imprisonment is simply like that you can confine someone or restrict someone. दो चीजें होती हैं, किसी को confine करना और किसी को रेस्ट्रेन करना। कन्फाइन लाइक किसी को 4 वॉल्स में कैद कर देना, और रेस्ट्रेन लाइक किसी को किसी स्पेशल जगह पे जाने से रोकना, या फिर किसी स्पेशल पैसेज पे जाने से रोकना, स्पेशल रोड पे जाने से, स्पेशल साइड में जाने से रेस्ट्रेन करना। तो दोनों ही हमारे आईपीसी का पार्ट है। 339 और आई थिंक 340 इज सेक्शन 340 आर डील विद द कन्फाइन एंड रेस्ट्रेनमेंट। तो अब क्या है, जो कन्फाइन का क्राइटेरिया है कि इफ आई से दैट आई कन्फाइन समवन इन सम एरिया, तो इसका कोई ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं है कि भाई इतने एरिया में अगर आपने किसी को कवर करा तो वो कन्फाइन है। कितना भी एरिया हो सकता है, आप किसी को उसके घर में, उसके शहर में, उसके गांव में, उसके राज्य में, इवन उसके देश में भी कन्फाइन कर सकते हो कि इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा, यू आर कन्फाइंड टू बी इन इंडिया। गेट इट। और रेस्ट्रेन के सीन में कि आप किसी साइड से या फिर किसी वर्क के लिए भी आप रेस्ट्रेन कर सकते हो, लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे, कोर्ट की तरफ नहीं जाओगे, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, यू आर रेस्ट्रेन, रॉन्गफुली रेस्ट्रेन टू समवन। दैट बोथ आर थिंग कम अंडर द टॉट ऑफ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। किसी को झूठी उसमें कैद करना, झूठे उसमें कैद करने का मतलब है कि विदाउट एनी सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन यू कन्फाइन एंड रेस्ट्रेन समवन, दैट इज द कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर आपके पास अथॉरिटी है, या फिर मैं यहाँ पे लॉफुल जस्टिफिकेशन में बताऊं, अगर आपके पास रीजन टू बिलीव भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन टू बिलीव इन द सेंस कि इफ यू थिंक दैट यू हैव द राइट टू कन्फाइन समवन। सपोज आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको लगता है कि ये जो बंदा है मेरे सामने खड़ा है ये कल्प्रेट है या फिर ये मर्डरर है, तो आप उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये नहीं है, तो उस टाइम पे आपके पास रीजन टू बिलीव था, तो उस टाइम के लिए आप रॉन्गफुल कन्फाइंड की क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। लेकिन जब आपको पता चल गया ये वो नहीं है, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ रहे, दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जब आप किसी व्यक्ति को डिप्राइव करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं एंजॉयमेंट ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी एंड यू कन्फाइन समवन इन द 4 वॉल्स, दैट इज द केस ऑफ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। हम उसकी राइट टू लिबर्टी और राइट टू लाइफ को जब रेस्ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज द केस ऑफ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सेम थिंग वाज हेल्ड इन द मी क्रूबंक एंड द रॉबिन्सन वर्सेस बिलेमन न्यू फेरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोनों ही केसेस में पब्लिक अथॉरिटी, अच्छा रॉन्गफुल कन्फाइन और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के केस में स्पेशली पब्लिक अथॉरिटी ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उन पर किडनैपिंग तो लग नहीं सकती, हालांकि लग भी जाती है। किडनैपिंग वाला कंसेप्ट और अबडक्शन वाला तो उन पे है नहीं, वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। सो दैट इज द केस ऑफ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, चाहे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो या मिस्टेक ऑफ लॉ हो या फिर इंटेंशनली हो, किसी भी तरीके से हो। ठीक है, अगर कोई और मोस्टली प्राइवेट पर्सन करता है तो उसके लिए हमारे पास बीएनएस में किडनैपिंग और अबडक्शन का ऑफेंस है ही, इसके अलावा ट्रैफिकिंग भी हमने अलग से घेर रखा है। सो दैट इज द थिंग विद द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट स्पेशली विद रिगार्डिंग ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक, अगले कंसेप्ट पे आते हैं हम डेफिमेशन। डेफिमेशन बड़ा ही पुराना कंसेप्ट है और आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट द डेफिनेशन। आईपीसी के 499 में डेफिनेशन का एक पूरा चैप्टर, पूरा सेक्शन है जो उसके एक्सेप्शंस और डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करता है। तो डेफिमेशन इज कम्प्लीटली अबाउट द इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। जब आप किसी व्यक्ति विशेष की रेपुटेशन को डिफेम करते हैं, उसके कैरेक्टर को सोशली डिफेम करते हैं, तो दैट इज अ केस ऑफ द डेफिमेशन। दो तरीके से हो सकती है, स्लैंडर एंड लाइबल। लाइबल इज इन द रिटन फॉर्म एंड विट, हाँ, libel it's in a written form and slander is a speaking form. Slander can be said as the temporary form and libel is the permanent form.
तो अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एसेंशियल्स ऑफ द डेफेमेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। जो बात आपने कही वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट हो, वो आपकी रेपुटेशन को डिफेम करती हो, उसको डिक्लाइन करती हो। ये नहीं कि आपकी रेपुटेशन में कोई बात कह दी या फिर कोई अच्छी बात कह दी, या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना व्यू दिया किसी मूवी के रिगार्डिंग, मैंने उसको उसकी बुराई के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, आई जस्ट गिव द सम ऑफ द सजेशन फॉर द पब्लिक एट लार्ज, तो वो डेफिमेशन नहीं आएगा। किसी को स्पेशली इंटेंशन के साथ मैंने इसके बुरा कहा। क्या चीज़? सर आप स्क्रीन लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ना ज्यादा ही लेफ्ट साइड हो रही है, तो राइट साइड हल्का सा मूव करो तो फिर थोड़ा सा ओके मुझे लगता है कि कोई अक्षर कट रहा है जैसे। ओके ओके ओके, ये चलो मैं नेक्स्ट इसमें को इस चीज़ को मैं नेक्स्ट पीपीटी में ध्यान रखूंगा, क्योंकि अब भी फिर सारी सेटिंग छेड़नी पड़ेगी इसकी। ओके सर, ओके सर। वैसे आई थिंक कट तो नहीं रहा, एसेंशियल वाली लाइन से आपको शो हो रहा है, इस वाली लाइन से। हाँ, एसेंशियल ऑफ डेफिनेशन आ रही है सर, हाँ, स्टेटमेंट से भी शुरू हो रहा है, द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफिनेटरी। दा वर्ड नहीं दिख रहा आपको? द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। द स्टेटमेंट हाँ दिख रहा है सर ये तो। हाँ, चलो थोड़ा सा इसको फिर भी मैं थोड़ा साइड कर लूँगा जो और ज़्यादा क्लियर रहे। हाँ जी सर, ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ हम्म, हमारी। ओके ओके, थैंक यू फॉर दिस। सो फर्स्ट एसेंशियल थिंग इज अबाउट दैट स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। जो स्टेटमेंट आपने जो पब्लिश करी है या फिर जो आपने स्टेटमेंट दी है वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट हो, वो किसी के रेपुटेशन को डिक्लाइन करने और रेपुटेशन को डिफेम करने के लिए हो, उससे पढ़ के पता चले। मतलब ऐसा ना हो कि सपोज मैंने कोई स्टेटमेंट दी और आपको तो वो लग रही है डेफेमेटरी, आपके लिए जो स्टेटमेंट थी आपको डेफेमेटरी लग रही, लेकिन पब्लिक एट लार्ज उसे एज ए डेफेमेटरी ट्रीट नहीं कर रही। पब्लिक एट लार्ज को जस्ट अ ओपिनियन, जस्ट अ थिंक लग रही है। जैसे किसी बुक के लिए मैंने अपनी ओपिनियन दी, किसी राइटर के, किसी आर्टिस्ट के वर्क के लिए मैंने ओपिनियन दी, तो वो डेफेमेटरी नहीं है। मैं उसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसके आर्ट की रिगार्डिंग अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। दैट इज अ थिंग विद द डेफेमेटरी। सेकेंड थिंग इज अबाउट द मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। जो आपने स्टेटमेंट कही वो प्लेंटिफ के रेफरेंस में ही हो। ऐसा नहीं कि मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ और उसमें इम्प्लिसिट भी यही हो रहा है, उससे मीनिंग भी किसी और के लिए निकल रही है, आप बेमतलब के अपने ऊपर लिए बैठे हैं। ठीक है, आप अननेसेसरी उसको अपने आप से टच ना करें। जैसे कि आजकल ये सोशल मीडिया पे बड़े कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना, कि कास्टिज्म को लेके अलग अलग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कह देता है, तो वो कहता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, पूरी कास्ट उसे अपने ऊपर ले लेती है, पूरी कम्युनिटी उसे अपने ऊपर ले लेती है। दैट इज द रॉन्ग। समटाइम्स सम वन पर्सन स्पेशली पॉइंटेड टू द सम अदर वन, तो उसमें पूरी कम्युनिटी को लेने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। So that is the statement must refer to the plaintiff. And last thing is which are the majorly important is regarding the it must be published. ऐसा ना हो कि दो व्यक्ति आपके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुई और मैंने आपसे कुछ कह दिया और आप बाद में जाके ये कह रहे हैं कि मुझे डिफेम करा। डिफेम और रेपुटेशन वर्ड जुड़ा होता है सोसाइटी से। अगर सोसाइटी एट लार्ज को ही नहीं पता चला तो व्हाट काइंड ऑफ डिफेमेशन, व्हाट काइंड ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ योर रेपुटेशन विद योर रेपुटेशन। और अगर आपकी वजह से कोई चीज पब्लिश हुई हो, चीज और ये समझना कि जो डिफेंडेंट है या फिर जो रॉन्ग डूअर है वो उसे पब्लिश करे। हाँ जी सर। ये नहीं कि किसी और ने पब्लिश करा और आप रॉन्ग डूअर से क्लेम मांग रहे हैं। जैसे कि आई राइट अ लेटर टू यू, नॉर्मली आई राइट अ लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज टू यू, और आपको इंग्लिश आती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश आती है और मैंने कुछ आपको डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स भेजी थी और आपने किसी और से वो बात पढ़वाई और फिर आप मुझ पर क्लेम कर रहे हैं कि भाई आपने मुझे डिफेम करा। सो इट्स नॉट माई फॉल्ट, यू मेक थिंग पब्लिश्ड, वाई डोंट यू रीड इट इट सेल्फ? if I already aware about that you don't know English, then it can be situation that I will be a wrongdoer. अगर मुझे पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो समझ आती है ये बात, लेकिन मैं इस चीज़ से कम्प्लीटली अवेयर ही नहीं हूँ और मैंने जस्ट अपनी लैंग्वेज में आपको कुछ बातें लिख दी और आपने ट्रांसलेशन के लिए किसी और की मदद ली, उसकी वजह से वो तीसरे व्यक्ति को पता चली और वो पब्लिश हुई, तो इसमें आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। ठीक है, अगर मुझे पब्लिश ही करना होता तो मैं पब्लिक एट लार्ज के सामने उसे सोशल मीडिया पे गिरता,
अगर मैंने आपको लेटर लिखा है तो एक चीज़ क्लियर हुई कि इंटेंशनली मैं सिर्फ 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मैं मास मीडिया कम्युनिकेशन नहीं चाहता। लेकिन आपकी कुछ रॉन्ग एक्टिविटी की वजह से वो चीज़ पब्लिश होगी, दैट इज नॉट इन माई हैंड। ठीक है, सेम थिंग वाज हेल्ड इन द महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद। So things is the essential of the defamation. First should be a defamatory statement. A statement refer to the plaintiff and then it should be published. Get it? ये तीन आपके एसेंशियल्स ऑफ द डेफेमेशन हुए। अब इसमें डिफेंस क्या होंगे? प्राइमरी तीन बातें डिफेंस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ट्रुथ, आपने जो कहा वो सच है, या तो कोर्ट ने प्रूव कर रखा है, या साइंस ने प्रूव कर रखा है, या सोसाइटी उसे मानती है, या फिर ट्रुथ का बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है रीजन टू बिलीव और ऑर्डिनरी पर्सन रूल। कोई चीज सच है या नहीं है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस टाइम पे मैं उसे बोल रहा हूं उस टाइम पे वो सच है मेरे लिए या नहीं है। बहुत सारी चीज होती है बाद में गलत प्रूव हो जाती है, होगी। इवन कोर्ट में ही भी तो होता है कि हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, तो क्या उस टाइम पे हाई कोर्ट को डेफेमेटरी चीजें थोड़ी ना कह रही। और हाई कोर्ट ने जो बात कही और उसी को फिर मैं रिपीट करने लगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया उस चीज से, तो इसका मतलब हाई कोर्ट और मुझ पर डेफेमेशन थोड़ी ना लग जाएगी। हमारी जजमेंट थी, आपने जजमेंट दी है और सच बोला है एज पर योर नॉलेज। जब हम एफिडेविट भी लिखते हैं, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग में आपने देखी हो तो उसमें लिखते हैं कि अबव कंटेंट्स आर द ट्रू एज पर माई नॉलेज, कि जितना मुझे लगता है उस हिसाब से सही है। गेट इट? नेक्स्ट इज अबाउट द फेयर कमेंट। आपका जो कमेंट है वो फेयर है, इंटेंशनली डेफेमेटरी नहीं है। आप किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए आपने कमेंट नहीं दिया, आपने जस्ट जनरल एट अ जनरल लेवल पे आपने कोई कमेंट दिया, अपनी ओपिनियन दी है, अपना जजमेंट दी है, फेयर कमेंट है। So these two things are the prime important for the normal and ordinary peoples, and the last thing is about the privilege. You have the right to make a statement regarding with the someone. चाहे आप कोर्ट हैं, चाहे आप जज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, सम ऑफ द अथॉरिटीज हैव द प्रिविलेज टू मेक जजमेंटल ओपिनियन विद द समवन। काफ़ी अथॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, उनके पास प्रिविलेजेस है, उनके पास स्टैट्यूटरी राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सो दे कैन मेक अ स्टेटमेंट विद दैट। वो आपके डिफेंस में नहीं आएंगे, डेफेमेशन में नहीं आएंगे, सॉरी। तो देयर आर 3 डिफेंस रिगार्डिंग द डेफेमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, सेकंड इज द फेयर कमेंट, एंड थर्ड इज द प्रिविलेज। डिड यू गेट दीज पॉइंट्स? Till now we covered the tortious offences. In the tortious offences we covered the negligence, nuisance, trespass, battery, assault and defamation. Primarily are these only the tortious offence regarding with the tort law. Now there is a concept which we whole tort law are based, that is the damage. पूरा tort हमने पढ़ा ही डैमेज के लिए, और इससे पहले भी मैंने रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की एक बार चर्चा करी थी, तो उसी कंसेप्ट को एक बार फिर से हम दोहराएंगे कि भाई डैमेज की जो लायबिलिटी होगी वो किस हद तक होगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है जी। अब मेरी गलती की वजह से हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है, ये रॉन्ग डूअर है, ठीक। अब इसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनके पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है, या फिर ये समझो कि पैर लाइफ टाइम के लिए ही ख़त्म हो गए। अब जो भी कंपनसेशन इनकी लाइफ बीइंग के लिए या फिर इनकी हेल्थ मेंटेनेंस के लिए और आगे की लाइफ के लिए जो बनता है, मैंने इनको पे कर दिया। आई पे द कंपनसेशन टू हिम वट एवर बी द अमाउंट विच फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अभी क्या होता है कि 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, एक्सीडेंट के 2 साल बाद इनकी जो वाइफ है इन्हें डिवोर्स दे देती है बिकॉज ऑफ हिज इनकैपेबिलिटी। अब ये फिर से इनके ऊपर केस करते हैं रॉन्ग डूअर के ऊपर कि जी मुझे तो मेरी वाइफ ने डिवोर्स दे दिया, नाउ आई वांट सम मोर एक्स्ट्रा मनी रिगार्डिंग टू मेक माय फूड एंड सो मेनी थिंग्स ऑफ मेंटल ट्रामा, कि जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि दैट इज द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस,
कि कहीं ना कहीं हुआ आपकी इंजरी की वजह से या फिर कोई भी कारण है, लेकिन आपकी चॉइस भी तो गलती, आपने ऐसी वाइफ से कंटिन्यूटी शादी करी क्यों जो आपके बुरे टाइम में आपका साथ ना दे पाए। इसमें इस व्यक्ति की गलती तो बस इतनी थी ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो मेडिकल एक्सपेंसेस उसने पूरे करे हैं, आपकी लाइफ बीइंग और अर्निंग का उसने पूरा इंतजाम कर रखा है, वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है। अब आपकी वाइफ साथ नहीं रहती, या बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, या आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको सोशल लाइफ में कुछ नहीं बचा, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ को, तो दैट इज द नॉट द प्रॉब्लम विद दैट गाय। एक्सीडेंट था, हो गया, उसके लिए उन्होंने डैमेजेस पे करी, लेकिन वो डैमेजेस किस हद तक जाएंगी, दैट इज द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, कि कहां तक आप उस डैमेजेस को पे करेंगे। आज आप वाइफ की कह रहे हैं, कल बच्चे आपकी नहीं करेंगे, तब वो डैमेजेस कौन पे करेगा। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको लाइफ जीने में बोरियत होगी, तो उसका डैमेजेस कौन पे करेगा। अब ये बड़ी दुविधा की सिचुएशन आई, और देखा गया है कि डैमेजेस तो एंडलेस हो गए, उनका कोई एंड ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हर कॉन्सिक्वेंस का एक कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। भाई हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो इस वजह से तो रॉन्ग डूअर और जो डिफेंडेंट था वो कहाँ तक पे करेगा, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं बनी। तो उस कंडीशंस पे हमारे पास दो टेस्ट आए, एक हमने टेस्ट निकाला रीजनेबल फोरसाइट का और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का। दो हमने टेस्ट निकाले कि भाई एक जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन देख सकता है, जैसे कि जब मैं तेज चला रहा हूँ बाइक, या फिर मैं रोड पे बाइक चला रहा हूँ नॉर्मली, और मुझे पता है कि भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है, रीजनेबल फोरसाइट है मेरी इतनी, और एक्सीडेंट होने पे भी कितना बड़ा हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, लास्ट यही तो होगा कि आदमी मर गया, डेथ होगी किसी की, इतना ही तो होगा। ये थोड़ी ना कि मैं बैठे बैठे ये सोचूंगा यार मेरी वजह से किसी का डिवोर्स हो सकता है, दैट इज नॉट ना रीजनेबल फोरसाइट फॉर अ ऑर्डिनरी पर्सन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे बाइक चलाने से किसी का डिवोर्स हो जाएगा, उसका मेंटल ट्रामा मैं पे करूंगा। सो दैट इज द थिंग विच कैन नॉट बी पॉसिबल। तो कोर्ट ने माना कि जिस टाइम पे वो वर्क हो रहा है, जिस टाइम पे वो एक्ट हुआ है, उस टाइम पे किस हद तक रीजनेबल फोरसाइट हो सकती थी एक ऑर्डिनरी पर्सन की, उतना डैमेजेस वो पे कर देगा, इससे ज्यादा नहीं। कोई मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं बाइक वगैरह ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं घर का कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा हूँ, तो जितना उसमें मुझे लगता है कि अगर इसमें अगर रॉन्ग फॉल हुआ है या फिर कोई रीजंस हुए तो इतना नुकसान हो सकता है किसी और का, उतना मैं पे कर दूंगा, नॉट मोर देन दैट। गेट इट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द रीजनेबल फोरसाइट। सेम थिंग वाज हेल्ड इन द वैगन माउंट केस। वैगन माउंट केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस रहा हमारे इस रिगार्डिंग। तो वैगन माउंट केस में क्या हुआ, हाँ, कि मैं आपको बताऊं कि एक शिप थी, अब शिप कुछ ऑयल वगैरह लेके जा रही थी, और कुछ वहाँ पे शिप किसी से टकरा गई या फिर जो भी है, ऑयल वो लीक कर गया। अब ऑयल लीक कर गया तो जी इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया। ये सब बात यहाँ तक ठीक थी। तो इस चीज़ के लिए शिप के ओनर ने जो भी डैमेजेस और लोगों को हुआ, जो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ, उसके लिए वो पे आउट कर दिया उन्होंने। अब ये क्या हुआ, बाद में आफ्टर 60-70 आवर्स ये ऑयल जो है ना एक जगह जाके कलेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक दूसरी कंपनी वगैरह या फिर उस कंपनी की कोई शिप वगैरह थी, उसमें कॉटन जा रहा था। अब वहाँ के किसी व्यक्ति ने कोई फायर वगैरह बंद करी या फिर कोई भी आग लगाई छोटी सी, जिसकी वजह से पूरी उस शिप में और उस कॉटन में आग लग गई। फिर उन्होंने डैमेजेस मांगा कि भाई आपकी वजह से हमारे यहाँ आग लगी है। तो उसमें कोर्ट ने माना कि जब ये बंदे ट्रेवल कर रहे थे ऑयल लेके, तब इनको खूब पता था कि ये तेल फैल भी सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट हो सकता है, लेकिन इतना किसी को नहीं पता था कि ये कहीं जाके कलेक्ट होगा, थोड़ा या ज़्यादा कलेक्ट होगा, वहाँ पे इसकी वजह से किसी में आग लग जाएगी। उस एरिया तक तो रीजनेबल फोरसाइट इनकी भी थी कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी के साथ कोलिजन में एक्सीडेंट हो गया तो आग भी लग सकती है, लेकिन ये नहीं था कि बाद में कहीं जाके किनारे किनारे बह के चला जाएगा, इतनी दूर तक ये पहुंच भी जाएगा। दैट इज नॉट द थिंग इन द हैंड ऑफ दैट गाइज। गेट इट। तो ये वैगन माउंट केस में रीजनेबल फोरसाइट हमने जाना। नाउ द सेकंड थिंग इज अबाउट द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, कि हाउ वन थिंक रिलेट। क्या चीज? ड्रैगन बॉल केस में इनको डैमेज मिला फिर? नहीं नहीं, इनको फिर डैमेज नहीं मिला, क्योंकि वो रीजनेबल फोरसाइट ही नहीं है।
हमें क्या पता कॉइल कहाँ पे जाके कितना कलेक्ट हो जाएगा, किस तरीके से चीजें ऐसी क्रिएट हो जाएंगी। वहीं पे फिर बाद में एक दूसरा केस आया, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस सेज दैट द हाउ मच थिंक डायरेक्टली रिलेटेड टू द अदर थिंग, कि कोई चीज है, कोई एक्ट अगर दूसरे एक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो डैमेजेस पे नहीं करेंगी। जैसे कि चैन होती है ना, एक चैन दूसरे उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये वाला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। पहला व्यक्ति लास्ट तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये यहाँ पे कुछ एक्ट हुआ, उसकी वजह से नेचर ने कुछ करा, उसकी वजह से यहाँ पे कोई एक्ट हुआ, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरा फैक्टर आ गया ना। हाँ जी सर। यहाँ तक तो मेरा फैक्टर था कि मेरी एक्ट की वजह से कोई नुकसान हुआ है, उसके बाद किसी तीसरे चौथे व्यक्ति ने उसके अंदर कुछ करा, कुछ नेचर ने करा, कुछ जानवर ने करा, उसके बाद यहाँ पे कोई लॉस हुआ। दैट इज नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्ट। जो मेरे एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा, मैं सिर्फ उसी के लिए ही लाइबल हूँगा। गेट इट? सेम थिंग वॉज हेल्ड इन द स्मिथ वर्सेज लंडन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस में क्या हुआ, हाँ लेट मी टेल यू। इस केस में एक मिनट, हाँ हाँ कहाँ पे थे हम? स्मिथ वर्सेस लंडन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें क्या हुआ कि एक रेलवे ट्रैक था नॉर्मली, और रेल जा रही थी इन पे, रेल कंटिन्यूसली रन कर रही थी। अब इसके पास कुछ ग्रास थी, रेलवे ट्रैक पे घास नहीं रहती। हाँ जी सर। अब गर्मी का टाइम था, रेलवे ट्रैक पे अच्छे से रेल दौड़ा करती थी, स्पार्क हुआ कुछ, तो कुछ घास में आग लग गई, और उस घास के आग लगने के बाद हवा भी चल रही थी, तो धीरे 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 वो आग एक प्लेंटिफ की कॉटेज में जाके लग गई। स्पार्क क्रिएट हुआ तो प्लेंटिफ के कॉटेज में भी आग लग गई। अब नाउ द थिंग द प्लेंटिफ इज से दैट इट कॉज बिकॉज ऑफ द रेलवे लाइन। Due to the high wind, the fire carried to the plaintiff cottage which was burned. The defendant will be liable for that or not? आपका क्वेश्चन ये हुआ। अब वहाँ पे डायरेक्टनेस ऑफ द रूल ये कहता है कि जब वहाँ पे रेलवे लाइन है और रेल वहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करी, तो ये तो रेलवे अथॉरिटी को भी फोर्सिबल था कि भाई स्पार्क तो निकलता ही है और टेम्परेचर हाई चल ही रहा है, तो चांसेस है कि आसपास आग लग सकती है। उन्हें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लेने चाहिए थे, उन्हें वो घास कट करनी चाहिए थी। जैसे होता है ना रेलवे में पानी का छिड़काव होता रहता है ट्रैक पे, काफ़ी ऐसी वो भी होते हैं, मतलब रेल इंजन्स में कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो ट्रैक को भिगो के चलते हैं वो आगे तक। तो उन्होंने वो सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं ली? क्योंकि डायरेक्टली वो एक्ट इसके डायरेक्ट जो लिंक था कॉटेज में आग लगने का, वो रेलवे फायर से ही था। गेट इट और नॉट? कंप्लीटली फोर्सेबल थी, रीजनेबल फोरसाइट थी। कोई भी इमेजिन कर सकता है कि जब हम तेज स्पीड में चल रहे हैं और आपको पता है नीचे से स्पार्क निकलता है, टेम्परेचर हाई है, इतनी ज़्यादा जगहों पे आग लग रही है, तो व्हाई डोंट यू अडॉप्ट सम सेफ्टी मेजर्स रिगार्डिंग विद दैट? ठीक है, तो स्मिथ वर्सेस लंदन के केस में रेलवे को इसमें लाइबल माना गया। So these are the concept of the remoteness of damages which are deal with the how much you are will be liable for the damages, and that damage how much can be removed, because every consequence have the new consequences, and it's upon you that you will be liable for the only that consequence which are reasonable be foresight and which are directly related to your act. अगर किसी और के एक्ट से या किसी और के फैक्टर से होता है तो आप लाइबल नहीं होंगे, और आप उतने ही एक्ट के लिए लाइबल होंगे जितना आप एज्यूम कर सकते थे, जितना आपके लिए रीजनेबल था, रीजनेबली प्रिटेंड करना था, इजी था, उतने ही एक्ट के लिए आप लाइबल होंगे। यस सर। ठीक है, डिड यू गेट द एवरीथिंग? नाउ वी कवर द आवर टॉर्टियस ऑफेंसेस एंड द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। ओके, चलो हम आज की क्लास को अब अपनी यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर दैट।